नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल मिस्टर पीकेम चौधरी। आज हम जो संविधान की आधारभूत संरचना और जो संविधान में जो संशोधन किए गए थे, कब कौन सा संशोधन किया, उसके बारे में पढ़ते हैं। पहले हम संविधान की जो आधारभूत संरचना के बारे में पढ़ेंगे। संविधान की संरचना के बारे में देखें तो जो संविधान में निहित प्रावधान है, जो भारतीय संविधान के जो लोकतांत्रिक आदर्शों को प्रस्तुत करते हैं, और इन प्रावधानों को संविधान में संशोधन के द्वारा भी नहीं हटाया जा सकता। जो संविधान के जो लोकतांत्रिक आदर्श होते हैं, उनके प्रावधानों को संविधान में संशोधन द्वारा भी नहीं हटाया जा सकता। और जो ये प्रावधान इतने महत्वपूर्ण होते हैं और इनमें नकारात्मक बदलाव से संविधान का सार तत्व नकारात्मक रूप से प्रभावित होता है। अब देखते हैं जो केशवानंद भारतीय बनाम जो केरल में हुआ था, जो 24 अप्रैल 1973 में हुआ था। जो केशवानंद भारतीय बनाम केरल 24 अप्रैल 1973 में, इसके अंदर 13 न्यायाधीशों वाली जो संविधान की पीठ में 7 से 6 के बहुमत से निर्णय लिया गया, जिसकी संविधान की आधारभूत संरचना अनुल्लंघनीय है और इसे संसद द्वारा परिवर्तन नहीं किया जा सकता। आधारभूत संरचना को इस निर्णय के बाद भारतीय संविधान में एक सिद्धांत के रूप में मान्यता प्राप्त हो गई। अब देखते हैं जो 13 सेकंड और 368 फर्स्ट में जो संविधान संशोधन के बारे में है। 13(2) में यह बात की गई है। इसमें अंतर देखते हैं क्या 13(2) में और 338(1) में अंतर देखते हैं क्या है। 13(2) में बात यह कही गई है कि जो राज्य ऐसी कोई भी विधि नहीं बनाएगा जो इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारियों को छीनती है या न्यून करती है और इस खंड के उल्लंघन में बनाई गई है। प्रत्येक विधि उल्लंघन की मात्रा तक शून्य होगी। 368(1) में यह कहा गया है कि जो इस संविधान में किसी बात के होते हुए भी संसद अपनी संविधायी शक्तियों का प्रयोग करते हुए इस संविधान के किसी भी उपबंध का परिवर्तन या निरसन के रूप में संशोधन इस अनुच्छेद में अधिकथित प्रक्रिया के अनुसार कर सकेंगी। अब देखते हैं जो संसद को पूर्ण शक्ति किसकी है। संसद को पूर्ण शक्ति जो संसद में को संविधान को में संशोधन करने की पूर्ण शक्ति होती है। संसद को संविधान में संशोधन करने की पूर्ण शक्ति किसके पास होती है? संसद के पास होती है। और जो शंकरी प्रसाद बनाम भारत सरकार मामला जो कि 1951 का है, और जो अनुच्छेद 13(2) अनुच्छेद 368 पर लागू नहीं होता। जो शंकरी प्रसाद बनाम भारत सरकार मामला 1951 वाला जो अनुच्छेद 13(2) और हमने देखा ना 338(1) इस पर और 13(2) पर लागू नहीं होता है। 13(2) केवल सामान्य विधियों पर, जो 13(2) अनुच्छेद है ना 13(2) केवल सामान्य विधियों पर ही लागू होता है। संविधान संशोधन विधि सामान्य नहीं है। जो 13(2) है ना सामान्य विधियों पर ही लागू होता है। 13(2) जो अनुच्छेद है सामान्य विधि नहीं है, और अर्थात इसमें संसद सामान्य विधि से मूलभूत अधिकारों में कटौती नहीं कर सकता। जो मूलभूत अधिकारों प्रदान किए जाते हैं लोगों पर, संसद उसमें जो कि सामान्य विधि द्वारा उनमें कटौती नहीं कर सकते। जो सज्जन सिंह बनाम राजस्थान सरकार मामला जो कि 1965 का है, और इस संसद संविधान संशोधन के माध्यम से मूल अधिकारों में कटौती कर सकता है। जो शंकरी प्रसाद जो 1951 ये तो मूल अधिकारों में कोई कटौती नहीं कर सकता। जो सज्जन सिंह बनाम राजस्थान सरकार मामला 1965 है, जो कि संविधान संशोधन के माध्यम से मूल अधिकारों में जो बदलाव या उसमें कटौती कर सकता है। अब देखते हैं जो कि मौलिक अधिकार है में संशोधन नहीं किया जा सकता। जो कि फंडामेंटल राइट्स इज नॉट एम्बेडेड है। जो गोलकनाथ बनाम पंजाब सरकार 1967 में, जो कि संसद के 368 के अधीन जो संसद 368 अनुच्छेद है उसमें संविधान संशोधन का प्रावधान है। संसद 368 के अधीन जो मौलिक अधिकार लोगों को प्राप्त हैं उनको समाप्त या सीमित करने की शक्ति नहीं रखती है। जो गोलकनाथ बनाम सरकार में जो यह बात कही गई है कि जो अनुच्छेद 368 में जो संविधान में संशोधन जो मौलिक अधिकारों में परिवर्तन किया जा सकता है, लेकिन जो गोलकनाथ बनाम पंजाब सरकार इसमें कहा गया कि जो 368 के अधीन जो मौलिक अधिकार है उनको न तो समाप्त किया जा सकता और नहीं सीमित किया जा सकता। ये शक्ति संसद के पास नहीं है। और अनुच्छेद 368 के तहत जो संविधान संशोधन भी एक विधि है और जिसके माध्यम से मूल अधिकारों में कटौती नहीं की जा सकती। 368 के तहत संविधान में संशोधन किया जा सकता है, अनुच्छेदों में संशोधन किया जा सकता है, लेकिन मूल अधिकारों में इसमें कोई कटौती नहीं की जा सकती है। जो गोलक बना पंजाब सरकार 1967 में ये बात कही गई थी। अब देखते हैं जो संसद और न्यायपालिका के बीच टकराव देखते हैं क्या कुछ होता है। संसद में जो राज्यसभा और लोकसभा होती है और न्यायपालिका के बीच जो टकराव देखते हैं। जो तत्कालीन सरकार थी किसकी, आर.सी. कुपर बनाम भारतीय संघ 1970 में कहा गया कि जो मदन राव सिंधिया बनाम भारत संघ
बनाम का मतलब वर्सेस होता है, जैसे मदन राव सिंधिया वर्सेस भारत सिंह, ऐसे कह सकते हो कि 1970 में आदि मामलों में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जो निर्णय दिए गए उन्हें बदलने के लिए संविधान में 25, 24, 26 और 29 में व्यापक संशोधन किए गए। अब देखिए जो आर कोपर मामले में जो सर्वोच्च न्यायालय में ने इंदिरा गांधी सरकार के बैंकों के राष्ट्रीयकरण करने के लिए निर्णय को अवैध घोषित किया गया, और जबकि जो माधवराव सिंधिया मामले में पूर्ण शासकों को दी गई जो प्रीवी प्रेस को समाप्त करने के संबंधी संशोधन को अवैध घोषित किया गया था। अब देखते हैं 24वां संविधान संशोधन 1971 वाला। इसके तहत अनुच्छेद 4 जोड़ा गया, जो 24वां संविधान संशोधन हुआ 1971। इसके तहत जो अनुच्छेद 13(4) जोड़ा गया और अनुच्छेद 368(3) जोड़ा गया, और इस में उल्लेखित किया गया कि जो अनुच्छेद 13(2) केवल सामान्य विधियों पर लागू होता है, जो अनुच्छेद 13(2) सामान्य विधियों पर ही लागू होगा, यह अनुच्छेद 368 के तहत किए गए संविधान संशोधन पर लागू नहीं है, और संविधान जो संशोधन विधेयक पर सहमति देने के लिए राष्ट्रपति बाध्य होगा। 13(4) अनुच्छेद में यह बात की गई है कि अनुच्छेद 368 के अधीन जो इस संविधान में संशोधन लागू नहीं होगा, और 368(3) में अनुच्छेद 13 की कोई बात इस अनुच्छेद के अधीन किए गए संशोधन को लागू नहीं होगी। अब देखते हैं जो 25वां संविधान संशोधन जो कि 1971 में हुआ था, उसमें क्या संशोधन किया गया। इसमें जो 25वां संविधान संशोधन हुआ उसमें कहा गया कि संपत्ति के जो मौलिक अधिकार है उसमें कटौती की जाए। जो 25वां संविधान संशोधन में यह संशोधन किया गया कि संपत्ति के जो मौलिक अधिकार, पहले ये मौलिक अधिकार था, अब मौलिक अधिकार नहीं है संपत्ति का अधिकार, उसके मौलिक अधिकारों में कटौती की जाए, और इसी के तहत जो 31C अनुच्छेद जोड़ा गया, और इसके अनुच्छेद जो कि 39B और 39C के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए जो संसद कोई अधिनियम पारित करती है, और इस अधिनियम से 14/1931 का उल्लंघन होता है तो इस अधिनियम का अवैध घोषित किया जाएगा। अब देखते हैं केशवा भारती मामला 1973, इसमें क्या कुछ हुआ। जो 24 और 25वें संविधान संशोधन तथा गोलकनाथ मामले के निर्णय को केशवानंद भारती मामले को चुनौती दी, चूंकि गोलकनाथ मामले का निर्णय 11 न्यायाधीशों द्वारा किया गया था, इसलिए इस न्यायालय में सुनवाई के लिए एक बड़ी पीठ की आवश्यकता थी, और इस प्रकार जो केशवानंद मामले में 13 न्यायाधीशों की पीठ का गठन किया गया, और जहाँ मुख्य प्रख्यात कानूनविद और नानी पालखीवाला और फली नरीमन और सोराबजी आदि सरकार ने खिलाफ मामला प्रस्तुत किया। आधारभूत संरचना के सिद्धांत देखते हैं क्या है। संवैधानिक पीठ में 7-6 से निर्णय किया गया, और अनुच्छेद 368 जो संसद को संविधान संशोधन करने की शक्ति प्रदान, जो अनुच्छेद 368 है संसद को संविधान में संशोधन करने की शक्ति प्रदान करता है, उसी के तहत संविधान की जो आधारभूत संरचना में बदलाव नहीं किया जा सकता। तो अब देखते हैं आधारभूत संरचना की सूची लिस्ट देखते हैं। यद्यपि सर्वोच्च न्यायालय ने आधारभूत संरचना को परिभाषित नहीं किया, जो हाईकोर्ट उसने आधारभूत संरचना में कोई परिभाषित नहीं किया, परंतु संविधान की कुछ विशेषताओं को आधारभूत संरचना में के रूप में निम्नलिखित जो स्वरूप निर्धारित किए गए उनमें देखते हैं। जो निम्नलिखित सर्वोच्च न्यायालय ने आधारभूत संरचना के रूप में उनको सूचीबद्ध किया, जिसमें संविधान की सुरक्षितता बताई गई, और कानून का शासन बताया गया, और न्यायपालिका की स्वतंत्रता बताई गई, शक्तियों के पृथक्करण का सिद्धांत दिया गया, संघवाद का सिद्धांत दिया गया, धर्मनिरपेक्षता की बात की गई, संप्रभु लोकतांत्रिक राज्य की बात कही गई, संसदीय प्रणाली को अपनाया गया, और स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव होगा, और कल्याणकारी राज्य। ये सभी जो कि आधारभूत संरचना में संविधान की आधारभूत संरचना के जो ये पॉइंट हैं। अब देखो संविधान का रक्षक केरल के जो उत्तरी जिले की कासरगोड में स्थित इडनीर में 31 अक्टूबर 1972 को शुरू होकर 23 मार्च 1973 को खत्म हो गया। 68 दिन तक सुनवाई चली, और 24 अप्रैल 1973 को यह निर्णय लिया गया। अब देखते हैं जो मिनर्वा मिल्स बनाम मिनर्वा वर्सेस भारत सरकार 1980 की बात में क्या कहा गया। इसमें कहा गया कि जो बुनियादी विशेषताओं में न्यायिक समीक्षा और मौलिक अधिकारों, निर्देशकों, सिद्धांतों के बीच संतुलन को जोड़कर बुनियादी ढांचे की अवधारणा को आगे विकसित करना, जो कि मिनर्वा मिल्स बनाम भारत सरकार 1980 में यह बात कही गई। और जो कियोतो जो होलाहान बनाम जो
जांची लहू 1992 में कहा कि स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव को बुनियादी विशेषताओं में जोड़ा जाए। इंदिरा साहनी बनाम भारत सरकार 1992 में ये कहा गया कि जो कानून का शासन बुनियादी विशेषताओं में जोड़ा जाए। जो SR बोम्बई बनाम भारत सरकार 1994 में कहा गया कि जो संघीय ढांचा भारत की एकता, अखंडता और धर्मनिरपेक्षता और समाजवाद, सामाजिक न्याय और न्यायिक समीक्षा को बुनियादी विशेषताओं के रूप में दोहराया जाए। अब देखते हैं जो आधारभूत संरचना के महत्व देखते हैं। आधारभूत संरचना के क्या महत्व हैं? आधारभूत संरचना के महत्व है को SR बोम्बई भारत सरकार 1994 मामले से समझ सकते हैं। जो सर्वोच्च न्यायालय ने बाबरी मस्जिद के विध्वंस के बाद राष्ट्रपति द्वारा भाजपा सरकारों को बर्खास्ती को बरकरार रखा गया और सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि सरकारों की बर्खास्ती धर्मनिरपेक्षता के लिए आवश्यक है। अब देखते हैं संविधान संशोधन। संविधान में संशोधन कब, कौन सा संशोधन हुआ, उसमें क्या जोड़ा गया, क्या हटाया गया, वो देखते हैं। इसमें किस में कटौती की गई, वो सब पढ़ेंगे। भारतीय संविधान संशोधन की प्रक्रिया देखते हैं। प्रक्रिया में जो भारतीय जो संविधान में संशोधन किया जाता है वो क्या, कैसी प्रक्रिया रहती है उसके बारे में। जो भारतीय संविधान है उसमें जो संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख कौन से अनुच्छेद में है, यह प्रावधान कौन से अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 368 में ये प्रावधान है, जो कि भारत के संविधान है उसमें संशोधन किया जाता है। यह अनुच्छेद 368 में ये बात की गई है। और जो भारतीय संविधान है उसकी संशोधन की प्रक्रिया कैसी है? भारतीय संविधान की संशोधन की प्रक्रिया कठोर और लचीली है। और भारतीय संविधान में संशोधन के लिए कितनी प्रणालियों को अपनाया गया? 3 प्रणालियों को अपनाया गया। अब देखते हैं इसमें 3 प्रणालियाँ कौन कौन सी हैं, देखते हैं। इसमें सामान्य साधारण विधि या द्वारा संशोधन भी किया जा सकता है। संसद के विशिष्ट बहुमत द्वारा संशोधन किया जा सकता है, या जो संसद के विशिष्ट बहुमत द्वारा प्लस में राज्य विधानमंडल के बहुमत के अनुमोदन से संशोधन किया जा सकता है। ये 3 प्रणाली है जिसके द्वारा संविधान में संशोधन किया जाता है। जैसे सामान्य विधि द्वारा भी संशोधन किया जा सकता है, और संसद में यदि विशिष्ट बहुमत दल हुए तो भी उसके द्वारा भी संशोधन किया जा सकता है। और संसद के विशिष्ट बहुमत प्लस में जो विधानमंडल के सदस्यों के अनुमोदन से भी संशोधन किया जा सकता है। यदि भारत में को संविधान में संशोधन करना है तो उसके लिए कहाँ कैसा प्रस्ताव रखा जाएगा, किस कहाँ पर रखा जाए, इसको कहाँ पर अनुमति मिलेगी, वो प्रक्रिया देखते हैं। इसका यदि संविधान में संशोधन हो रहा है उसका प्रस्ताव जो कि पूर्व अनुमति इसकी कोई जरूरी नहीं है। किसी को पूर्व अनुमति, जो संविधान संशोधन है उसके प्रस्ताव की किसी को अनुमति संसद में यदि संविधान में संशोधन करना है किसी को कोई पूर्व अनुमति की जरूरी नहीं है। यह जो कि यदि संविधान में संशोधन करना है तो किसी भी सदन में इसका प्रस्ताव रखा जा सकता है। यदि लोकसभा में रख दो, राज्यसभा में, किसी भी सदन में इसका प्रस्ताव रखा जा सकता है। विशेष बहुमत से पारित होगा। यदि कुल यदि सदस्य यदि 2/3 भाग 2/3 भाई या 50% से अधिक यदि बहुमत होता है तो संविधान में संशोधन किया जा सकता है। और यदि दूसरे सदन में मतदान फिर विशेष बहुमत से पारित होगा। पहले एक सदन में फिर दूसरे सदन में इसका प्रस्ताव रखा जाएगा और उसी में विशेष बहुमत से कह सकते हो या 2/3 भागों से यदि वोट अधिक होता है तो वहाँ पर संशोधन किया जा सकता है। यदि किसी में यदि संविधान में संशोधन करना है, जैसे कि हमारे 28 राज्य हैं तो 28 राज्य मतलब 14 राज्य, 14 राज्यों से अधिक यदि इसमें सहमति करते हैं कि संविधान में यदि 14 राज्यों के जो विधानमंडल हैं, विधानमंडल में जो इसमें सहमति दी जाती है कि इसमें संविधान में संशोधन होना चाहिए तो संशोधन होगा। आधे राज्यों से अधिक इसमें शामिल होना चाहिए और साधारण बहुमत से पारित होगा। और इसमें राष्ट्रपति इसको अनुमति देगा कि संविधान, लास्ट में राष्ट्रपति के हाथ में होता है कि इसमें इसको अनुमति देनी या नहीं देनी। इसमें राष्ट्रपति अनुमति देनी होगी। इसमें राष्ट्रपति को ना यदि सभी दोनों सदनों में और राज्यों के सभी विधानमंडलों में यदि जो संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया जो कि मान ली जाती है तो लास्ट में राष्ट्रपति को इसको अनुमति दे दी जाती है। अब देखते हैं जो संसद के विशिष्ट बहुमत और राज्य विधानमंडलों के अनुमोदन में संशोधन की प्रक्रिया देखते हैं। राष्ट्रपति का निर्वाचन कौन से अनुच्छेद में? अनुच्छेद 54 में यह बात की गई है राष्ट्रपति होना चाहिए। अनुच्छेद 52 में है राष्ट्रपति का निर्वाचन, जो कि अनुच्छेद 54 में बात की गई है। और यदि राष्ट्रपति के निर्वाचन की पद्धति देखें तो मेथड ऑफ इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट देखें तो अनुच्छेद 55 में यह बात की गई है। अनुच्छेद द्वारा देखो 54 में तो राष्ट्रपति के निर्वाचन के, 55 में देखें तो निर्वाचन की पद्धति प्रक्रिया। और यदि संघ की कार्यपालिक शक्ति का विस्तार देखें, संघ की कार्यपालिक शक्ति का विस्तार अनुच्छेद 73 में दिया गया है। और राज्यों की कार्यपालिका की शक्ति का विस्तार अनुच्छेद 162 में दिया गया है। जो संघीय क्षेत्र के उच्च न्यायालय हैं उनका अनुच्छेद 241 में। संघीय न्यायपालिका संविधान के 5 भाग और 4 अध्याय हैं।
राज्य के उच्च न्यायालय भाग 6 में अध्याय 5 में, संघ व राज्यों में विधायी संबंधित जो कि भाग 11 में अध्याय फर्स्ट में, 7वीं अनुसूची में कोई भी सूची और संसद में राज्यों का प्रतिनिधित्व यदि संविधान में संशोधन की प्रक्रिया अनुच्छेद 368 में। अब देखते हैं जो भारतीय संविधान के महत्वपूर्ण संविधान संशोधन देखते हैं कि जो भारतीय संविधान में पहला संशोधन कब किया गया। पहला संशोधन 1951 में किया गया। जो फर्स्ट संविधान संशोधन 1951 में किया गया, इसमें क्या जोड़ा गया, क्या हटाया गया, वो सभी देखते हैं। जो अभी पहले जो मूल संविधान में 8 अनुसूची थी, अब टोटल 12 अनुसूची होगी। जो 9वीं अनुसूची थी ना, 9वीं अनुसूची को पहले संविधान संशोधन में जोड़ा गया था और अनुच्छेद फर्स्ट संविधान संशोधन आज उसमें 9वीं अनुसूची जोड़ी गई और अनुच्छेद 31 में 2 उपखंड 31 क और 31 ख जोड़ी गई और वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का प्रतिबंध लगाने के 3 आधार जोड़े गए, जिसमें लोक आदेश, अपराध रोकने के लिए उकसाना और विदेशों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध बनाए रखने के लिए ये 3 प्रतिबंध लगाने के 3 आधार जोड़े गए। अब देखते हैं 7वां संविधान संशोधन कब हुआ। 1956 में हुआ। उसमें क्या किया गया कि जब यह 7वां संविधान संशोधन हुआ तो इसमें राज्य पुनर्गठन आयोग की रिपोर्ट को तथा राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 लागू करने के लिए किया गया। इसमें 2 तथा 7 अनुसूची में संशोधन किया। इसमें जो 7वां संविधान संशोधन हुआ, इसमें दूसरी और 7वीं अनुसूची में संशोधन किया गया और इसमें कहा गया कि 2 या 2 से अधिक राज्यों का एक कॉमन उच्च न्यायालय की स्थापना व्यवस्था की गई है। इसमें कहा गया कि 2 या 2 से अधिक राज्यों का एक उच्च न्यायालय हो सकता है। ये 7वें संविधान संशोधन 1956 में संशोधन किया गया संविधान में। अब देखते हैं 9वां संविधान संशोधन 1960 में क्या कुछ हुआ कि भारत और पाकिस्तान की सरकारों के बीच यह समझौता के अनुसरण में पाकिस्तान को राज्य क्षेत्रों का हस्तांतरण करने की दृष्टि से यह संशोधन किया गया और संशोधन में हुआ क्या कि पश्चिम बंगाल में स्थित जो बेरूबारी संघराज्य क्षेत्र को भारत पाक समझौता 1958 के तहत पाकिस्तान को सौंपा गया। अब देखते हैं 10वां संविधान संशोधन 1961 में क्या हुआ। इसमें हुआ कि दादर और नागर हवेली का भारतीय संघ में जोड़ा गया। 10वें संविधान संशोधन में ही दादर और नागर हवेली को भारतीय संघ में जोड़ा गया। और 11वां संविधान संशोधन 1961 में क्या हुआ कि उपराष्ट्रपति के निर्वाचन प्रक्रिया में बदलाव किए गए, जिसमें संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठकों की बजाय निर्वाचन मंडल की व्यवस्था की गई, जो 11वें संविधान संशोधन में हुआ था। 12वां संविधान संशोधन में हुआ क्या कि गोवा, दमन और दीव को भारतीय संघ में शामिल किया गया। अब देखते हैं 13वां संविधान संशोधन 1962 में क्या हो कि नागालैंड को राज्य का दर्जा प्लस विशेष उपबंध दिए गए। नागालैंड को राज्य का दर्जा कौन से संविधान संशोधन में किया? 13वां संविधान संशोधन में। 14वां संविधान संशोधन 1962 में हुआ कि पुडुचेरी को भारतीय संघ में शामिल किया गया और जो संघ शासित प्रदेश कौन कौन से, हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा, गोवा, दमन और दीव और पुडुचेरी को विधानमंडल तथा मंत्रिपरिषद की व्यवस्था की गई। अब देखते हैं जो 18वां संविधान संशोधन 1967 में क्या हुआ। इसमें हुआ कि नए राज्य के निर्माण की शक्ति का अर्थ बताया गया। 21वां संविधान संशोधन 1967 में जो देखो ये अच्छा प्रश्न है। 21वां संविधान संशोधन में ही सिंधी भाषा को राज्य भाषा, सिंधी भाषा को भाषा का दर्जा दिया गया। जो 71 AA 1992 में NMK कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली और 92 AA 2003 में जो कि बोडमास, मैथिली, संथाली, डोगरी, बोडो जो 21वें संविधान संशोधन में भाषा का दर्जा दिया गया। और 24वां संविधान संशोधन 1971 की बात है। इसमें जो संसद को FR सहित संविधान के किसी भी भाग में संशोधन करने का अधिकार है। संसद है ना, FR सहित संविधान में संशोधन कर सकती है, किसी भी भाग में संशोधन कर सकती है। जो 24वां संविधान संशोधन 1971 में हुआ और संविधान संशोधन विधेयक पर राष्ट्रपति को मंजूरी देने के लिए बाध्य कर दिया गया। ये अच्छा प्रश्न है कि संविधान संशोधन विधेयक पर राष्ट्रपति को मंजूरी देने के लिए बाध्य कर दिया गया। कौन से संविधान संशोधन में? 24वां संविधान संशोधन 1971। और संसद को FR सहित किसी भी भाग में, संविधान के किसी भी भाग में संशोधन करने का अधिकार 24वां संविधान संशोधन 1971 में कहा गया। 25वां संविधान संशोधन जो कि 1971 में हुआ, इसमें क्या कहा गया कि संपत्ति का जो मौलिक अधिकारों में इसमें कटौती की जाए। 25वां संविधान संशोधन 1971 में कहा कि संपत्ति के मौलिक अधिकारों में कटौती की जाए और अनुच्छेद जो 39 ग को प्रभावी करने के लिए बनाई गई विधि को इस आधार पर चुनौती नहीं है, वह अनुच्छेद 14 1931 को मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है। 26वां संविधान संशोधन 1971 में हुआ कि इसके तहत किसी विदेशी राज्य के भूतपूर्व जो देशों के विशेषाधिकारों एवं प्रिवर्तन की सुविधा को समाप्त कर दिया गया
और 31वां संविधान संशोधन 1973 की बात करें तो इस अधिनियम द्वारा अन्य बातों के साथ साथ लोकसभा में जो सदस्य थे उनके राज्यों के प्रतिनिधि की अधिकतम संख्या 500 से बढ़ाकर 525। ये अच्छा प्रश्न है कि लोकसभा के सदस्यों की संख्या बढ़ाकर 500 से 525 कौन से संविधान संशोधन में की गई? 31वां संविधान संशोधन 1973 उसमें की गई। और केंद्र शासित प्रदेशों के सदस्यों की संख्या 25 से घटाकर 20 कर दी। ये भी अच्छा प्रश्न बनता है कि केंद्र शासित प्रदेशों की सदस्यों की संख्या 25 से घटाकर कितनी कर दी गई? 20 कर दी गई। कौन से संविधान संशोधन में? 31वें संविधान संशोधन में। अब देखते हैं 35वां संविधान संशोधन 1974 में क्या हुआ कि सिक्किम को दिए गए जो सुरक्षित राज्य के दर्जे को समाप्त किया। जो सिक्किम को न सुरक्षित राज्य का दर्जा दिया गया उसको समाप्त कौन से संविधान संशोधन में किया गया? 35वां संविधान संशोधन 1974 में किया गया और उसे भारतीय संघ के एक शहर राज्य का दर्जा दिया गया। और 10वीं अनुसूची को कौन से संविधान संशोधन में जोड़ा? 35वां संविधान संशोधन में। और उसमें सिक्किम को भारतीय संघ में शामिल करने से संबंधित नियम व शर्तों को स्पष्ट किया गया 35वें संविधान संशोधन में। अब देखते हैं 36वां संविधान संशोधन 1975 में क्या हुआ कि सिक्किम का भारतीय संघ का पूर्ण राज्य बनाकर 10वीं अनुसूची को समाप्त कर दिया गया। अब ये अच्छा कि कौन से संविधान संशोधन में सिक्किम को भारतीय संघ का पूर्ण राज्य बना दिया गया और 10वीं अनुसूची को समाप्त कर दिया गया? कौन से? 36वें संविधान संशोधन में। अब देखते हैं 38वां संविधान संशोधन 1975 में हुआ क्या कि राष्ट्रपति को आपातकाल की घोषणा गैर वादयोग्य बना दिया गया और राष्ट्रपति, राज्यपाल व केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासकों द्वारा अध्यादेश को गैर वादयोग्य घोषित किया गया। अब देखते हैं 39वां संविधान संशोधन 1975 में क्या हुआ। इसका जो 39वां संविधान संशोधन हुआ इसमें संशोधन करने के क्या कारण रहे वो कारण देखते हैं। जो 39वां संविधान संशोधन हुआ तो उसमें हुआ क्या कि इलाहाबाद उच्च न्यायालय के फैसले की प्रक्रिया में जिसमें समाजवादी नेता राज नारायण की याचिका पर तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के लोकसभा में निर्वाचन को अवैधानिक करार दिया गया। इसमें संशोधन हुआ कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष से संबंधित विवादों को न्यायपालिका के क्षेत्राधिकार से बाहर किया जाए। ये अच्छा प्रश्न है कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष हैं उनको इनके विवाद होते हैं न्यायपालिका के क्षेत्राधिकार से बाहर। कौन से संविधान संशोधन में? 39वां संविधान संशोधन में यह। और 39वें संविधान संशोधन में यह तय किया गया कि संबंधित विवादों का निदान संसद द्वारा सुनिश्चित किया जाए और प्राधिकरण द्वारा किया जाएगा। और जो 9वीं अनुसूची में जो केंद्रीय अधिनियमों को जोड़ा गया, जो 39वां संविधान संशोधन है उस 9वीं अनुसूची थी ना, उनके जो केंद्रीय अधिनियम है उनको जोड़ा गया। अब देखते हैं 42वां संविधान संशोधन 1976 में। यह सबसे महत्वपूर्ण संशोधन है। जो 42वां संविधान संशोधन 1976 वाला जो अब तक जो संशोधन हुए ना उसमें सबसे महत्वपूर्ण संशोधन है और इसे लघु संविधान के रूप में जाना जाता है। ये बहुत अच्छा प्रश्न है कि लघु संविधान के रूप में कौन से संविधान संशोधन? 42वां। और इसमें स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिशों से यह प्रभावी हुआ था। और इस संशोधन में टोटल 59 प्रावधान थे और संविधान की प्रस्तावना समाजवादी, पथ निरपेक्षता, अखंडता 3 शब्द जोड़े गए। जो संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी जो प्रस्तावना थी उसमें समाजवादी, पथ निरपेक्ष और अखंडता के 3 नए शब्द जोड़े गए। कौन से? 42वें संविधान संशोधन में। और भाग 4 क के जो मौलिक कर्तव्य और भाग 14 क के जो प्रशासनिक अधिकरण भी जोड़ा गया। और कैबिनेट की सलाह मानने के लिए राष्ट्रपति को इसमें बाध्य किया गया। जो वर्ष 1971 की जनगणना के आधार पर वर्ष 2001 तक लोकसभा व राज्य विधानसभा की सीटों की संख्या का निश्चित किया गया। जो लोकसभा राज्यसभा की जो सीटें हैं वो कौन सी जनगणना के आधार पर? 1971 की जनगणना के आधार पर तय की गई। अब देखते हैं 84वां संविधान संशोधन 2001 की बात करते हैं। इसमें सीटों की संख्या 2026 तक निश्चित की गई। जो अभी जो लोकसभा व राज्यसभा की जो सीटों का निर्धारण है ना 1971 की जनगणना के आधार पर, यदि अब आगे लोकसभा राज्यसभा की सीटों में यदि जो बदलाव होगा ना वो 2026 तक रहेगा। उसके बाद में इसमें संख्या में बदलाव होगा जो 84वें संविधान संशोधन में हुआ था। और राज्य में निर्वाचित क्षेत्रों पर पुनर्निर्धारण तथा युक्तिकरण वर्ष 1991 की जनगणना पर आधार है। जो राज्य में निर्वाचन क्षेत्र है वहाँ पर पुनर्निर्धारण और युक्तिकरण वर्ष 1991 की जनगणना के आधार पर है। अब देखते हैं 87वां संविधान संशोधन 2003 में हुआ और आधार वर्ष कौन सी जनगणना? 2001 की जनगणना रखा गया।
और इसी में संविधान संशोधन को न्यायिक जांच से बाहर किया गया। और लोकसभा और राज्यसभा के जो विधान जो कार्यकाल है वो 5 से बढ़ाकर इसमें 6 कर दिए गए। और DPSP के जो क्रियान्वयन हेतु बनाए गए कानून अवैध नहीं है, चाहे मौलिक अधिकारों का हनन करें। और इसमें 3 नीति निर्देशित तत्व जोड़े गए। इसमें समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता, उद्योगों के प्रबंधन में कर्मकारों की सहभागिता, पर्यावरण संरक्षण तथा संवर्धन और वन्य जीवों का संरक्षण। और इसमें भारत के किसी भी भाग में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की गई। जो इसमें भारत के किसी भी भाग में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की गई यदि किसी भी राज्य के जो राष्ट्रपति के शासन की अवधि को एक बार 6 माह से बढ़ाकर 1 वर्ष तक कर दिया गया। और 5 विषयों को राज्य सूची में जो 5 विषय थे और पहले राज्य सूची में थे, बाद में समवर्ती सूची में कर दिए गए, जिसमें शिक्षा, वन और वन्य जीवों पक्षियों का संरक्षण, नापतोल और न्याय प्रशासन जो कि समवर्ती सूची में शामिल किए गए। संसद तथा राज्य विधानसभाओं से कोरम की आवश्यकता को समाप्त किए गए। अखिल भारतीय सेवा विधि से सर्जन की व्यवस्था की गई। अब देखते हैं 44वां संविधान संशोधन 1978 में क्या हुआ। लोकसभा तथा राज्यसभा विधानसभाओं के वास्तविक कार्यपालिका को पुनः स्थापित किए गए 5 वर्ष के लिए। जो 44वां संविधान संशोधन 1978 में वहाँ की जो लोकसभा राज्यसभा की जो वास्तविक कार्यकाल को पुनः पहले 6 वर्ष कर दिया गया, वापस 5 वर्ष कर दिया गया। जो 44वें संविधान संशोधन में ही संसद द्वारा एवं विधानमंडलों की कोरम की व्यवस्था को पूर्ववत रखा गया। और संसदीय विशेषाधिकारों के संबंध में ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के संदर्भ को हटा दिया गया। कैबिनेट की सलाह को पुनर्विचार के लिए एक बार लौटाने की राष्ट्रपति की शक्ति दी गई। और परंतु पुनर्विचार सलाह को राष्ट्रपति को मानने के लिए इसमें बाध्य कर दिया गया। राष्ट्रीय आपात के संदर्भ में आंतरिक अशांति शब्द के स्थान पर सशस्त्र विद्रोह शब्द प्रयोग है। जो पहले जो 44वें संविधान संशोधन में जो पहले राष्ट्रीय आपात प्रयोग किया जाता है, वहाँ पर आंतरिक अशांति शब्द का प्रयोग किया गया। उसके बाद में सशस्त्र विद्रोह शब्द दिया गया। राष्ट्रपति जो कैबिनेट की लिखित सिफारिश के आधार पर राष्ट्रीय आपात की घोषणा करेगा। मौलिक अधिकारों की सूची में संपत्ति का अधिकार कौन से संविधान संशोधन में समाप्त किया? 44वें संविधान में। और अनुच्छेद 20 और 21 को प्रदत्त मूल अधिकारों को राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान निलंबित नहीं किया जा सकता। और ये इसमें जो अनुच्छेद 20 है और 21 जो कि जीने का अधिकार है, वो उसको ना जो आपातकाल के दौरान उसको निलंबित नहीं किया जा सकता। यह है 44वें संविधान संशोधन में हुआ। और इस और उस उपबंध को हटा दिया जाए जिससे न्यायपालिका की राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, अध्यक्ष के निर्वाचन संबंधित विवादों पर निर्णय लेने की शक्ति छीन। अब देखते हैं जो 69वां संविधान संशोधन है जो कि 1991 में हुआ। इसमें हुआ क्या कि इसमें दिल्ली को विशेष दर्जा दिया गया। जो 69वां संविधान संशोधन है उसको दिल्ली को विशेष दर्जा दिया गया। और जिसमें राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली बनाया गया। और दिल्ली के लिए जो 70 सदस्यीय विधानसभा और 7 सदस्यीय मंत्रिपरिषद की व्यवस्था की गई। अब देखते हैं जो 73वां संविधान संशोधन जो कि 1992 में हुआ। और इसमें भाग 9 और 11वीं अनुसूची और 29 विषय 73वां संविधान संशोधन है। इसमें इसका जो 73वां संविधान संशोधन जो इसमें भाग 9 है। और यह जो 73वां इसमें 11वीं अनुसूची और 29 विषय जो पंचायती राज से संबंधित है। 74वां संविधान संशोधन में जो कि UR जिसमें भाग 9A में इसका उल्लेख है। और नई अनुसूची इसमें 12वीं जोड़ी गई और इसमें 18 विषय हैं जो कि नगर पालिका से संबंधित है। और जो 77वां संविधान संशोधन हुआ ना जो कि 1995 में हुआ था। 77वें संविधान संशोधन में हुआ क्या कि जो SC और ST जो सरकारी हैं वह नौकरियों में पदोन्नति के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई। जो यही है ना जो SC ST की जो सरकारी नौकरियों में ना जो SC ST जो गरीब लोग हैं, SC ST जनजाति क्षेत्र के जो लोग रहते हैं वहाँ पे नौकरी है, सरकारी नौकरी है, उसके जो आरक्षण दिया गया जो 77वें संविधान संशोधन में हुआ था। और 81वां संविधान संशोधन देखें जो कि 2000 में हुआ था। इसमें हुआ क्या कि जो बैकलॉग पदों में आरक्षण की 50% की सीमा को समाप्त कर दिया गया। अब देखते हैं जो 85वां संविधान संशोधन 2001 में उसमें हुआ कि जो SC ST की सरकारों के सेवकों को पदोन्नति में आरक्षण दिया गया। 86वां संविधान संशोधन 2002 में हुआ। उसमें जो अनुच्छेद 21A के तहत जो प्रारंभिक शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाया गया। और नीति निर्देशित तत्वों के अनुच्छेद जो 45 हैं को की विषय वस्तु में बदल दिया गया। जो ये अच्छा प्रश्न है कि जो 21A है वो प्रारंभिक शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाया कौन से संविधान संशोधन में? 86वां।
और नीति निर्देश तत्वों के अनुच्छेद 45 है जो कि शिक्षा का जो शिक्षा से संबंधित है, अनुच्छेद 45 वो भी 86 से संशोधन में हुआ। और जो SC/ST में सरकारी सेवकों पदोन्नति में आरक्षण जो कि 85 में संशोधन में हुआ, ये अच्छा प्रश्न है। जो पदोन्नति में आरक्षण कर सकते हो ये 85 में है। ST और वो ये भी जो 77वां संशोधन है ये भी अच्छा है, जिसमें SC/ST की जो जाति के लोग हैं वहाँ सरकारी नौकरी में आरक्षण मिलेगा, 77वें संशोधन में हुआ। अब देखते हैं 91वां संशोधन 2003 में हुआ, क्या कि जो मंत्रिपरिषद के आकार को सीमित किया गया। 91वें संशोधन में मंत्रिपरिषद के आकार को सीमित किया गया और जो यदि को दल बदल कानून को मजबूत करने हेतु यह किया गया। जो दल इसमें आकार दल बदल कानून को मजबूत करने के लिए 91वां संशोधन हुआ। इसमें हुआ क्या कि जो केंद्रीय मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या है जो लोकसभा की कुल सदस्य संख्या का 15% से अधिक नहीं होगी। ये अच्छा प्रश्न है कि जो मंत्रिपरिषद है जिसमें प्रधानमंत्री शामिल है उनकी संख्या जो लोकसभा के कुल सदस्य हैं उससे 15% अधिक नहीं होगी। और किसी भी राज्य में मंत्रियों की कुल संख्या मुख्यमंत्री सहित उस राज्य की विधानसभा की कुल संख्या के 15% से तो अधिक नहीं होगी। और परंतु किसी भी राज्य के मुख्यमंत्री सहित न्यूनतम संख्या 12 से कम होगी। मतलब कि एक तो मुख्यमंत्री हो गया प्लस में 11 इसके मंत्री हो गए, वो संख्या 12 से कम नहीं हो सकती। और यदि 12 देख लो या 15% से कम नहीं हो सकती। और वो देखें तो संसद और राज्य विधायिका के किसी भी सदन का किसी भी राजनीतिक दल सदस्य में दल बदली के आधार पर अयोग्य ठहराया जा सकता है। यदि कोई भी संघीय राज्य विधानमंडल के कोई सदस्य है राजनीतिक दल का यदि दल बदल कराए तो उसको संसद के लिए अयोग्य ठहराया जा सकता है। और वह सदस्य मंत्री बनने के लिए लाभ के किसी भी राजनीतिक पद को अयोग्यता निरहक होगा। यदि कोई दल बदल करता है तो वह न तो आगे मंत्री बनेगा और किसी भी ना ही किसी राजनीतिक पद पर वह धारण कर सकता है। और जब 10वीं अनुसूची में वर्णित विधायक दल के 1/3 सदस्यों को दल बदल से अयोग्य घोषित होने से रोकने वाले प्रावधान को समाप्त कर दिया गया। और इसका अर्थ यह हुआ कि दल बदलों के बीच फूट के आधार पर उन्हें कोई संरक्षण प्राप्त नहीं हुआ। अब देखते हैं 96वां संशोधन 2011 में देखते हैं उस विभाग के जो उड़िया शब्द को उड़िया शब्द से प्रस्तावित किया गया। ये अच्छा प्रश्न है कि जो उड़िया शब्द है उसको उड़िया शब्द को में कब प्रस्तावित किया, 96वें संशोधन में। और 8वीं अनुसूची में शामिल जो उड़ीसा भाषा को अब उड़िया कहा गया। ये अच्छा प्रश्न है कि उड़ीसा भाषा को उड़िया कौन सी संशोधन में हुआ, 96वें संशोधन। यह कौन सी अनुसूची में, 8वीं अनुसूची। जो 97वें संशोधन 2011 में देखते हैं क्या हुआ। इसमें हुआ क्या, जो सहकारी समिति को संवैधानिक दर्जा का तथा संरक्षण दिया गया। ये अच्छा प्रश्न है कि सहकारी समितियाँ हैं उसे संवैधानिक दर्जा दे दिया गया और उन्हें संरक्षण भी दिया गया। और संविधान में 3 इसमें बदलाव किए गए। 97वें संशोधन में संविधान में 3 बदलाव किए गए। कौन कौन से बदलाव वो देखते हैं। इसमें सहकारी समिति बनाने के अधिकार को मौलिक अधिकार बनाया गया। सहकारी समिति बनाने के अधिकार को मौलिक अधिकार बनाया गया। सहकारी समिति को बढ़ावा देने के लिए नीति निर्देश तत्वों को शामिल किया गया। संविधान में सहकारी समिति के नाम पर एक नया भाग 9B जोड़ा गया। ये जो ये द्वार देख लो 97वें संशोधन में 3 बदलाव। कौन, सहकारी समिति बनाने के अधिकार को मौलिक अधिकार बनाया गया। सहकारी समिति को बढ़ावा देने के लिए नीति निर्देश तत्वों में शामिल किया गया। संविधान में सहकारी समिति के नाम से नया भाग 9B जोड़ा गया। अब देखते हैं जो 99वां संशोधन 2014 में देखते हैं उसमें हुआ कि जो उच्चतम न्यायालय व उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए कॉलेजियम प्रणाली के स्थान पर एक नए निकाय जो राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग की स्थापना की गई। अच्छा है कि जो उच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश हैं उनकी नियुक्ति के लिए पहले कॉलेजियम प्रणाली का उपयोग किया जाता है, उसके स्थान पर राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग का गठन किया गया। उसमें हुआ कि जो हालांकि सर्वोच्च न्यायालय ने वर्ष 2015 में इसमें संशोधन को असंवैधानिक तथा शून्य घोषित करते हुए कॉलेजियम प्रणाली को फिर से इसको बहाल कर दिया गया। अब देखते हैं 100वां संशोधन 2014 में हुआ। इसमें हुआ कि इसमें भारत और बांग्लादेश के बीच 1974 का भूमि सीमा समझौता है। कौन से 100वें संशोधन। इसमें हुआ कि इसके अंतर्गत जो प्रोटोकॉल वर्ष 2011 के अनुपालन में भारत द्वारा कुछ भूभागों का अधिग्रहण एवं अन्य कुछ भूभागों का बांग्लादेश को हस्तांतरण किया गया। जो कौन से 100वां संशोधन में हुआ। और इसका क्या उद्देश्य था। इसका उद्देश्य था कि संविधान की प्रथम अनुसूची में 4 राज्य क्षेत्र इसमें असम, पश्चिम बंगाल, मेघालय और त्रिपुरा को संबंधित प्रावधान में संशोधन किया जाए। अब देखते हैं 101वां संशोधन 2017 जिसमें जीएसटी काउंसिलिंग 239 ए से संबंधित है।
जो जीएसटी ना कर संविधान 101 में। 102 में क्या हुआ 2018 इसमें हुआ क्या 338 में कहा कि जो राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग ओबीसी इसमें संवैधानिक दर्जा दिया जाए, आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया जाए। 103वां संविधान संशोधन 2019 में हुआ क्या अनुच्छेद 16 में जो संशोधन कर सार्वजनिक रोजगार में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए 10% आरक्षण दिया जाए। जो अनुच्छेद 103 में 2019 में ये बात हुआ कि जो अनुच्छेद 16 है जो कि नौकरी से संबंधित है लोक नियोजन से, उसमें जो आर्थिक रूप से जो कमजोर वर्ग है जो जैसे इसमें जो जनरल जो ईडब्ल्यूएस से संबंधित है, ईडब्ल्यूएस जो इनका आर्थिक रूप को कमजोर है, 10% आरक्षण दी जाए। और आर्थिक रूप से पिछड़े होने की क्या क्या शर्त होनी चाहिए कि यह व्यक्ति आर्थिक रूप से पिछड़ा होगा, उसके लिए होना चाहिए कि उसकी जो आय है जो 8 लाख रुपए से सालाना कम होनी चाहिए और जिनकी कृषि भूमि 5 एकड़ से भी कम होनी चाहिए। जो इसका आवासीय घर है जो कि 1000 वर्ग फीट से कम होना चाहिए। जो अधिसूचित नगरपालिका में 100 गज से कम इसका प्लाट होना चाहिए और गैर अधिसूचित नगरपालिका इलाके में आवासीय प्लाट की सीमा 200 गज तक होनी चाहिए। अब देखते हैं 104वां संविधान संशोधन 2019 में जो कि लागू 25 जनवरी 2020 को हुआ। और ये अच्छा प्रश्न है कि जो 104वां संविधान संशोधन लागू कब हुआ 25 जनवरी 2020 को। इसमें 70 वर्ष पद को 80 वर्ष करता है तथा यह 25 जनवरी 2030 तक लागू होगा। जो 331 जो अनुच्छेद है उसमें क्या कहा गया है कि जो लोकसभा में जो आंगल लोकसभा में दो सदस्य जो मनोनीत किए जाते हैं ना, वो देखते हैं इसमें 331 अनुच्छेद 331 में यह बात की गई है कि लोकसभा के जो आंगल भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व से संबंधित है। इसमें अनुच्छेद 81 में किसी भी बात के होते हुए भी यदि राष्ट्रपति की यह राय है कि लोकसभा में आंगल भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व पर्याप्त नहीं है तो वह लोकसभा में उस समुदाय के 2 से अधिक सदस्य नाम निर्दिष्ट कर सकेगा। यह बात अनुच्छेद 81 में की गई। ये अच्छा प्रश्न है। और जो आर्टिकल 334 में है कि संविधान लागू होने के 10 वर्ष बाद अनुच्छेद खत्म हो गए। कौन कौन से 8वां 23वां 45वां 62वां 79वां 95 104 ए। ये तो हम पढ़ लिया 330 में जो एससी की सीटें 84 होगी लोकसभा में ना। एससी की सीटें पिछले वीडियो में हमने ये कर लिया कि एससी की सीटें 84 होगी और एससी की सीटें तो 84 और एससी की सीटें कितनी 47 होगी। टोटल कितनी आरक्षित सीटें हैं 131। 127वां संविधान संशोधन 2021 इसमें 127वां संविधान संशोधन में वहाँ क्या कि यह केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिक मंत्री कौन वीरेंद्र कुमार ने यह विधेयक पेश किया। किसने पेश किया? वीरेंद्र कुमार ने विधेयक पेश किया। और 102वीं संविधान संशोधन विधेयक के कुछ प्रावधानों को स्पष्ट करने के लिए संसद में इसे पेश किया गया और इसमें पिछड़े वर्गों की पहचान के लिए राज्य की शक्ति को बहाल किया गया। और अनुच्छेद 342 एक के खंड के 1 और 2 में इसमें संशोधन किया गया और एक नया खंड 3 जोड़ा गया। जो अनुच्छेद 366 में 26C और 338B में भी संशोधन किया गया 127वें संविधान संशोधन में। यह विधेयक को यह स्पष्ट करने के लिए तैयार किया गया कि राज्य सरकार जो ओबीसी हैं अदर बैकवर्ड जो एरिया की जो कैटेगरी के लोग आते हैं सरकारी ओबीसी की राज्य सूची बनाए रख सकती है। संविधान के जो संशोधन के तहत नवीन राज्य सूची को पूरी तरह राष्ट्रपति के दायरे से बाहर कर दिया गया और इसे राज्य विधानसभा द्वारा अधिसूचित किया गया।